नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश भाटी, ITU दिल्ली। दोस्तों, हमने अभी सिंटेक्स का जो अपना चैप्टर था वो स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी रूल्स और बेसिक डेफिनेशन सिंटेक्स की, जिसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों कहा जाता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में चर्चा की थी। तो दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों काफ़ी वास्ट टॉपिक है। ठीक है, अगर बात की जाए कि सबसे कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ से रिलेटेड रूल्स हैं। भाई, आपकी वर्ब्स की नियम है, सब्जेक्ट में आपका नाउन है, प्रोनाउन है, उनके नियम हैं, डेटरमाइनर्स के भी कुछ नियम यहाँ पर लागू होते हैं। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है और इसको समझना एग्ज़ाम में सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये जो सारे कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स हैं, इनको जब आप एक बार गो थ्रू कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको इन टोटलिटी एक जगह पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने, जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लासेस को फॉलो किया है हमारे चैनल पर, तो वो कुछ चीज़ों को अब रिकैपिचुलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ सर, ये वाला नियम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों काफ़ी सारे नियम पढ़ने हैं, लेकिन मैं बता दूं ये काफ़ी आसान है, दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान दे करके क्लास अटेंड करें। ठीक है, आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं आज की। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज हमारा सेकंड टॉपिक है और क्लास स्टार्ट करने से पहले GS का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। दोस्तों, अभी रिसेंटली जो फॉर्च्यून मैगजीन है, काफ़ी विश्व प्रसिद्ध मैगजीन है दोस्तों, तकरीबन दुनिया के हर देश में इसको फॉलो किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है, इसको रेफर करता है जो भी कॉरपोरेट वर्ल्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। कारण कि फॉर्च्यून मैगजीन दुनिया की सारी कंपनियों का मतलब सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक डेटा पब्लिश करती है हर साल। ये हर साल हर कंपनी की बैलेंस शीट, उनके डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करती है, उसके हिसाब से एक लिस्ट बनाती है कि दुनिया में, वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक लिस्ट तैयार करती है। और ये जो लिस्ट होती है, इस लिस्ट को देख करके ही दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, जो लोग पैसा रखते हैं और पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लोग फॉर्च्यून 500 की जो लिस्ट होती है दोस्तों, इसी को सबसे पहले रेफर करते हैं कि कौन सी कंपनी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, सबसे बढ़िया काम कर रही है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रही है, सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा रही है। राइट, तो अभी रिसेंटली दोस्तों फॉर्च्यून 500 की लिस्ट जारी हुई है फॉर द ईयर 2022। 2022 की लिस्ट दोस्तों अभी रिसेंटली जारी हुई है और उस लिस्ट में टॉपर यानी कि फर्स्ट पोजीशन किस कंपनी को मिली है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वॉलमार्ट कंपनी है दोस्तों। रिटेल जायंट है, मैं आपको बता दूं। जिस तरीके से आपने देखा होगा ना, ये अमेजन है या बिग बाज़ार, ये मतलब रिटेल सेक्टर में तकरीबन आपकी डेली ज़रूरतमंद की हर चीज़ को प्रोवाइड कराता है, उसी प्रकार वॉलमार्ट कंपनी है USA की। तो उस कंपनी ने फॉर्च्यून 500 की लिस्ट को टॉप किया है, नंबर 1 रैंक हासिल की है। चलिए, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि भारत का वहाँ पर क्या सिचुएशन है, भारत की कंपनियों की क्या पोजीशन है। तो दोस्तों, यही आज का क्वेश्चन है कि वो जो फॉर्च्यून 500 वाली लिस्ट जारी करी गई है, इस लिस्ट में सबसे ऊपर पोजीशन पर कौन सी भारतीय कंपनी काबिज है। यानी कि भारतीय कंपनियों की अगर हम बात करें तो किस कंपनी ने वहाँ पर सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है और उसकी रैंक क्या है, ये आज का आपका सवाल है। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि कौन सी कंपनी फॉर्च्यून 500 लिस्ट में सबसे बढ़िया पोजीशन पर काबिज है। और ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी टाटा मोटर्स, ऑप्शन सी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL, जिसे आप अक्सर इंडियन ऑयल के नाम से भी जानते हैं आम भाषा में। तो दोस्तों, 4 ऑप्शंस हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन का आंसर कीजिए, और अगर आपको जानकारी इंटरेस्टिंग लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन के बारे में बैकग्राउंड नॉलेज और करेक्ट आंसर मैं आपको वीडियो के अंत में साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सिंटेक्स, या जिसे
आम भाषा में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कह देते हैं। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है दोस्तों हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मुद्दे पर आते हैं। 4 नियम हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज हमें 5वां नियम अपना डिस्कस करना है। 5th पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, कम ऑन। तो पांचवा पॉइंट आज का, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं कहूंगा आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों, इसीलिए मैं इसको पहले लेकर के आया हूं, और ये कहलाता है सपोजिशनल सेंटेंसेस। नाम से कुछ आइडिया लग रहा होगा आपको, सपोजिशनल। सपोज कहते हैं ना, सपोज ऐसा ऐसा ऐसा, सपोज XYZ, सपोज मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, सपोज मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं, सपोज मैं बॉलीवुड का सबसे बड़ा अभिनेता बन जाऊं, XYZ कुछ भी। क्या होता है सपोज के साथ में? आपने एक चीज कॉमन देखी इन सारे एग्जाम्पल्स में, किसी की कुछ इच्छाएं हैं, किसी की कुछ संभावनाएं, कुछ इच्छाएं ऐसी कैसी जो मतलब वास्तविक हो पाना जिनका बहुत कठिन है। तो सपोजिशनल सेंटेंस दोस्तों क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर आप अपनी इच्छा, अपनी डिजायर, अपनी विश को एक्सप्रेस करते हैं और उनके पूरा होने की संभावना बहुत कम होती है दोस्तों, इसलिए इनको कहते हैं फार फेच्ड ड्रीम्स। जो कहते थे ना कि खुली आंखों से सपना देख रहा है जी कि ऐसा कुछ हो जाए। अरे राष्ट्रपति अमेरिका का तू कैसे बन जाएगा भाई? भारत का प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा? तो अपनी क्लास का तो मॉनिटर बन पहले। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो इस तरीके की लंबी चौड़ी कल्पना कर ले, कोरी कल्पना जिसे कहते हैं ना, कोरी कल्पना, कि जिसका वास्तविकता से कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हाँ, कोई MP, कोई MLA अगर ये बात कहे कि हाँ जी मैं भारत का राष्ट्रपति बन जाऊं, तो उस चीज की संभावना कुछ हो सकती है। बट कोई राह चलता आदमी कहे कि जी मैं भारत का राष्ट्रपति बन जाऊं, मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं, या मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊं, तो ये तो असंभव है। तो ऐसा कोई सेंटेंस जो होता है जिसमें फार फेच्ड ड्रीम्स बताए गए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? सपोजिशनल सेंटेंस। अब सर ये सपोजिशनल सेंटेंस पहचाने कैसे जाएंगे? सपोजिशनल सेंटेंस को दोस्तों पहचानने का बहुत सिंपल सा सरल तरीका है कि ये अक्सर कौन से शब्द से स्टार्ट होते हैं? सपोज से स्टार्ट होंगे, इफ से स्टार्ट होंगे, एज इफ से स्टार्ट होंगे, एज दो लगा सकते हैं, या आई विश, ही विश, दे विश, वी विश। विश वही शब्द है ना कि भाई मेरी इच्छा है, या सपोज कि ऐसा कभी हो जाए, काश ऐसा कुछ हो जाए। तो इस तरह के जो शब्द हैं दोस्तों, ये जिस किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में आपको मिल जाए तो पहचान लीजिए कि ये सेंटेंस सपोजिशनल सेंटेंस है। अब इंपॉर्टेंट बात कि सर सपोजिशनल सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या रोल है? वर्ब कैसी आएगी, सब्जेक्ट कैसा लगेगा? तो भैया इसका बहुत सीधा सरल सिंपल नियम है कि सपोजिशनल सेंटेंस में कुछ भी सब्जेक्ट आ जाए, A to Z कुछ भी, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, दुनिया का कोई भी नाम, कुछ भी सब्जेक्ट आ जाए, वर्ब हमेशा कैसी लगेगी दोस्तों? वर का इस्तेमाल होगा। सपोजिशनल सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वर का इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल नहीं होगा, इज का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं होगा, इस वर्ब का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, वर्ब का इस्तेमाल होना है। यही एक वर्ब सपोजिशनल सेंटेंस में लगाई जाती है। ये वाली अगर आपको वर्ब कहीं पर दिख जाती है और सपोजिशनल सेंटेंस दिखता है, क्योंकि जो शब्द मैंने अभी आपको बताए थे पहचानने में मदद करते हैं, ये शब्द कुछ और तरह के सेंटेंसेस में भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर इन शब्दों के साथ में आपको वर्ब मिल रही है, वर्ब सेंटेंस में, तो ये कंफर्म्ड है कि ये सपोजिशनल सेंटेंस है। ये क्या है? कोरी कल्पना है। इसका दूर दूर तक वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, कोरी कल्पना। आपने फिल्मों के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर सुना होगा ना कि ये एक फिक्शन वर्क है और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो वैसा ही सेंटेंस ये होते हैं जिनका वास्तविकता से या सत्य होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। तो इस तरीके से ये दोस्तों आपको सपोजिशनल सेंटेंस दिखते हैं, जैसे आई विश आई वर द PM ऑफ इंडिया। आई विश आई वर द PM ऑफ इंडिया। मेरी इच्छा है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी इच्छा है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री था, नहीं।
देखने में लग रहा है, लेकिन इसका अर्थ वास्तविकता में क्या है कि मेरी इच्छा है कि काश मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं। फ्यूचर इच्छाएं दोस्तों हमेशा फ्यूचर के लिए होती हैं, इच्छाएं पास्ट की तो होती नहीं है। तो ये इस तरीके से सेंटेंस क्रिएट किए जाते हैं। ही विश, ही विशेष, ही वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। उसकी इच्छा है कि वो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बन जाए। ये भी क्या है दोस्तों, कोरी कल्पना है। तो इस तरीके के सेंटेंस दोस्तों क्या कहलाते हैं, सपोजिशनल सेंटेंस कहलाते हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से इफ ही वर माई बॉस, कि अगर वो मेरा बॉस होता, ही वुड सस्पेंड मी, अगर वो मेरा बॉस होता तो वो मुझे सस्पेंड कर देता। ना वो मेरा बॉस है, ना वो मुझे सस्पेंड करेगा, कोरी कल्पना। ठीक है, इसका मतलब यही है कि इफ ही वर माई बॉस, कि अगर वो मेरा बॉस होता, बन जाए, तो वो मुझे सस्पेंड कर देगा। इफ आई वर द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, अगर मैं अपनी क्लास का मॉनिटर बन जाऊं, आई विल मेक एवरी वन फॉलो डिसिप्लिन, मैं सबको डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए बाध्य करूंगा या कहूंगा। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें एक इफ बट वाली चीज, ध्यान देने वाली चीज, एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंस वाली चीज। सपोजिशनल सेंटेंस आपने सीख लिया, अब इसी में एक दूसरा इसका छोटा भाई, वो क्या कहलाता है, कंडीशनल सेंटेंस। अब आप कहेंगे नहीं सर, ये छोटा भाई नहीं है, ये तो बड़ा भाई है। यस, सपोजिशनल सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर में बहुत थोड़े से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस तो सर कई जगह इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि भाई चीज देखिए ना, आप कोरी कल्पना कितनी बार करते हैं दिन में, बहुत थोड़ी बार, लेकिन कंडीशंस, शर्तें हर जगह इस्तेमाल होती रहती हैं। आप कोई भी काम करें, उसमें कोई ना कोई कंडीशन लग जाएगी। तो ऐसे सेंटेंस जो दोस्तों क्या करते हैं, कंडीशंस को एक्सप्लेन करते हैं कि अगर ये काम हुआ तो ये काम हो जाएगा, और उनका वास्तविकता से संबंध होता है। यस, दे हैव सम रिजेंबलेंस टू द रियल वर्ल्ड, उनकी रियल वर्ल्ड में कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होती है, उनकी सत्य होने की कुछ ना कुछ परसेंटेज, कुछ ना कुछ गुंजाइश रहेगी। सपोजिशनल की कोई गुंजाइश नहीं थी, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं वास्तविकता से, कंडीशनल का है। कंडीशनल में आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जो सच हो सकते हैं और सच होंगे। भाई आप कोई काम कर रहे हो कि जी मैं आपके लिए काम करूंगा, ठीक है, बशर्ते आप मेरे को दिन का 100 रुपया या 500 रुपया या जो भी मेरी मजदूरी है वो दें। ठीक है, तो ये क्या है, कंडीशन ही तो बताई ना कि भैया मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, तुम मुझे पैसे दो। कंडीशन है। मैंने सब्जी वाले से बोला सब्जी क्या रेट है, वो बोला जी 100 रुपये, भैया 80 में देता है तो मैं ले लूंगा। कंडीशन बता दी ना कि भैया 80 रुपये में आप दीजिए, मैं आपका सामान खरीद लूंगा। दिस इज व्हाट, कंडीशन है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। और कंडीशनल सेंटेंसेस में भी वही कुछ वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे इफ, एज दो, राइट। और क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, इफ यू कम हियर आई विल टीच यू। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, इफ यू कम हियर कॉमा आई विल टीच यू, अगर तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इफ यू कम हियर, अगर तुम यहां आए तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इनके बारे में दोस्तों मैंने टेंस की बात जब हुई थी तब भी आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो कंडीशन वाला पार्ट है, जो रिजल्ट है, सॉरी, जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट आप फ्यूचर में रखते हैं, क्योंकि कंडीशन अभी तो फुलफिल हुई नहीं है, भविष्य में होगी। तो भविष्य वाला जो काम है, जो काम रिजल्ट है, देखिए यहां पर ध्यान से, ये चीज क्या है, इफ यू कम हियर, अगर तुम यहां आए, तो ये तो है शर्त कि भैया ये शर्त अगर आपने पूरी कर दी तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा ये होता है रिजल्ट पार्ट, ये होता है कंडीशन पार्ट। अगर तुम यहां आए तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अगर ये यहां नहीं आया तो ये वाला काम तो हो ही नहीं सकता फिर सर। तो दैट इज कॉल्ड रिजल्ट पार्ट, ठीक है। और रिजल्ट पार्ट आप फ्यूचर टेंस में बनाते हैं, राइट। इफ यू कम हियर आई विल टीच यू। इसी तरीके से संध्या लुक्स एज दो शी हैज बीन वर्किंग, एज दो,
इफ वाले हमने कई सारे इस्तेमाल कर लिए। अब ये देखिए, एज दो शी हैज बीन वर्किंग, वो ऐसी दिखती है कि मानो वो काम कर रही है। संध्या लुक्स एज दो शी हैज बीन वर्किंग, वो ऐसी दिखती है कैसी कि वो काम कर रही है। राइट तो कंडीशनल सेंटेंस में दोस्तों इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि वर्ब जो है वो एक्चुअल सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। राइट सपोजिशनल में मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी आपका सब्जेक्ट आ जाए, कोई भी ए टू जेड, आपको वर का इस्तेमाल करना था। लेकिन कंडीशनल में क्या होता है, कंडीशनल में हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा उस सब्जेक्ट का नंबर कैसा है, पर्सन कैसा है। अगर आई का इस्तेमाल हुआ है तो फिर एम लगेगा, ही शी का इस्तेमाल हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग लगेगी, बहुवचन का इस्तेमाल हुआ है, प्लूरल का इस्तेमाल हुआ है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। कंडीशनल में आपको सारी बातें सोचनी है, सपोजिशनल में आपको कुछ नहीं सोचना था, कोई भी सब्जेक्ट लग जाए वर्ब का इस्तेमाल कर दीजिए। राइट आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये था हमारा आज का पहला पॉइंट, सपोजिशनल और कंडीशनल सेंटेंसेस का। राइट आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 6 पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में इसकी चर्चा की थी, और इसके बारे में हम नरेशन में भी बात कर चुके हैं कि नरेशन आप कैसे चेंज करते हैं जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, और अगर वहां पर आपको रिपोर्टिंग वर्ब के आगे कैसा सेंटेंस मिल जाए, ऑप्टेटिव सेंटेंस मिल जाए विद इन द इन्वर्टेड कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस मिल जाता है तब आप कैसे उसको चेंज करते हैं। तो दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में भी आप नियम समझ लीजिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में वर्ब हमेशा कैसी इस्तेमाल होगी दोस्तों, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगी। ठीक है, आप हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा भी हो, आप हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और ये क्या होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्या काम करते हैं, वैसे तो आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए बता दूं एक सिंपल सेंटेंस लाइन में कि ऑप्टेटिव सेंटेंस आपके दिल की इच्छा, जो आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं या किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, किसी को बद्दुआ दे रहे हो, दुआ अच्छी वाली दुआ भी दे रहे हो या बद्दुआ दे रहे हो, तो ये सेंटेंस जो इस तरह की भावना को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, दो सेंटेंसेस आर नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। राइट जैसे गॉड सेव द किंग, पुराने जमाने में लोग जैसे देश का राजा जो है बीमार पड़ जाता था तो पूरी जनता उनके लिए दुआ करती थी कि हे भगवान हमारे राजा को बचा लो, तो गॉड सेव द किंग। अब दोस्तों देखिए गॉड तो एक्चुअली सिंगुलर है, राइट, लेकिन वर्ब देखिए इसके साथ में कैसी यूज हुई है, प्लूरल वर्ब यूज हुई है। ठीक है, अब हाँ कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर भगवान का दर्जा तो दुनिया में बहुत ऊंचा है, तो उनके लिए तो वैसे प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल होना चाहिए। आप देखिए उन तर्कों को एक तरफ रख दीजिए, आप सब्जेक्ट की तरफ देखिए, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से देखिए। भाई मान्यताएं तो छोड़ो, मान्यताओं पर जाएंगे तो हमारी क्लास ही कंप्लीट नहीं हो पाएगी। हम इंग्लिश ग्रामर के नजरिए से देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में तो सर सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी, सेव आना चाहिए था, बट नहीं, ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो इसलिए दोस्तों यहां पर प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल होता है। गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें सुखी रखे, गॉड ब्लेस यू, ब्लेसेस यू नहीं, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें खुश रखे, भगवान तुम्हें समृद्ध रखे, भगवान तुम्हें संपन्न रखे। तो जब कभी भी दोस्तों आप किसी के लिए दुआ या बद्दुआ या जो भी आप अपनी मनोकामना डिजायर किसी के लिए व्यक्त करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो वो कहलाते हैं दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का गोल्डन नियम, जैसे सपोजिशनल का सीखा ना हमने कि भैया कुछ भी हो जाए वहां पे वर्ब का इस्तेमाल ही होना है, वैसे ही ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का भी गोल्डन नियम है कि कुछ भी हो जाए यहां पर आप प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। राइट अच्छा, कई बार क्या होता है दोस्तों कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको पहचाने कैसे, ऑप्टेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। इससे पहचान लीजिए, देयर इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल। ठीक है, एक नॉर्मल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस में और ऑप्टेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यही फर्क होता है दोस्तों। ये वाला जो साइन है ना, ये साइन अगर लग गया तो देन इट विल बिकम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। सर एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में कैसे पहचानेंगे,
पढ़ करके देखिए भैया। अगर किसी की इच्छा बताई जा रही है, किसी की दुआ या बद्दुआ है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर किसी का आश्चर्य, किसी की खुशी, किसी का दुख, या किसी का मतलब डर, किसी को फियर लग रहा है, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कितना सुंदर दृश्य, कितना अद्भुत नजारा है, व्हाट अ प्लेजेंट सीन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको चार भावनाएं दिख रही हैं, कौन कौन सी, खुशी, डर, दुख और आश्चर्य, ये चार भाव इमोशंस अगर आपको सेंटेंस में दिख रहे हैं, व्हाट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, देन इट विल बी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर आपको सेंटेंस ऐसा मिल रहा है जिसमें कोई व्यक्ति किसी के लिए दुआ या बद्दुआ दे रहा है, देन इट विल बी ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस का गोल्डन नियम, आपको हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला नियम, सेवेंथ पॉइंट क्या कहता है हमारे लिए दोस्तों? देखिए, जब कभी आप दो सिंगुलर नाउन को सेंटेंस में यूज करते हैं एज सब्जेक्ट, ठीक है, आपने सब्जेक्ट में क्या ले लिया, दो सिंगुलर नाउन्स ले ली, ठीक है, और वो दोनों जुड़ी हुई हैं एंड से, तो आप उनके साथ में क्या इस्तेमाल करते हैं, आप उनके साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। राइट, जैसे रवि एंड किशन हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। रवि और किशन ने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। सिंगुलर नाउन्स की बात कर रहे हैं। अगर दो सिंगुलर नाउन है आपके पास सेंटेंस में एज सब्जेक्ट, और उन दोनों को आपने एंड से जोड़ा हुआ है, तो उनके बाद में दोस्तों क्या होगा, प्लूरल वर्ब लगेगी। जैसे रवि एंड श्याम हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। उन्होंने एग्जाम पास कर लिया है। राइट, इस तरीके से बना सकते हैं। रवि सिंगुलर नाउन है सर, श्याम सिंगुलर नाउन है, दोनों सिंगुलर नाउन है, जुड़ी हुई किससे हैं, एंड से जुड़ी हुई हैं सर। तो दो सिंगुलर नाउन अगर उन्हें आप एंड से जोड़ते हैं दोस्तों, तो उसके बाद में वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। इसी तरीके से सीता एंड गीता आर सिस्टर्स, क्या हैं, बहनें हैं। इज सिस्टर्स नहीं लगेगा, आर सिस्टर्स। टू दोनों सिंगुलर नाउन्स हैं, सिंगुलर नाउन एंड की मदद से जुड़ी हुई हैं, तो उनके साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल आप करते हैं। राइट, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात, सिंगुलर नाउन्स के साथ में, सिंगुलर नाउन के बाद में बात आती है दोस्तों पेयर वर्ड्स की। पेयर वर्ड्स यानी कि जिन्हें आप हमेशा जोड़े में इस्तेमाल करते हैं। वो उनका जो कंप्लीट अर्थ है वो तभी निकलेगा जब वो दोनों शब्द एक साथ आए। ठीक है, जैसे पॉइंट नंबर 8, पेयर वर्ड्स की बात करते हैं। पेयर वर्ड्स में दोस्तों जैसे ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर जो है दोस्तों, ये एक तरह का सिंबॉलिक वर्ड है और इसका मतलब होता है कि बेसिक भोजन, व्यक्ति का, जो आप कह देते हैं ना, जैसे फिल्मों में आपने डायलॉग सुना होगा दोस्तों, रोटी कपड़ा मकान, रोटी। ठीक है, दैट इज, उसको अब आप इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं तो यू विल नॉट से कि चपाती चाहिए, नहीं, गलत, आप क्या कहेंगे, ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर सिग्निफाइज बेसिक फूड, हर आदमी को जो चाहिए। राइट, तो ऐसे जो पेयर वर्ड्स होते हैं, ब्रेड एंड बटर हो गया। इसी तरीके से जैसे किसान के जो औजार हैं, हैमर एंड सिक्कल, भाई दरांती चाहिए उसको, या हैमर चाहिए, हथौड़ा चाहिए, तो ये बेसिक औजार हैं। ये भी दोस्तों किसमें आता है, पेयर वर्ड्स में आता है। और क्या हो सकता है, फादर एंड मदर, माता पिता, भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर, ये भी हमेशा साथ में जो आते हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, पेयर वर्ड्स जो होते हैं, इनके बारे में क्या नियम बताया गया है दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में, ये सुन लीजिए ध्यान से, कि जो पेयर वर्ड्स होते हैं दोस्तों, इनको अगर आप सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो ये एक ही चीज को डिनोट कर रहे हैं, ये एक ही चीज को डिनोट कर रहे हैं। ब्रेड एंड बटर क्या बता रहा है, भोजन की आवश्यकता। फादर एंड मदर एक साथ जब आएगा तब क्या बताएगा, कि अभिभावक, पेरेंट्स। ठीक है, हमारे गार्जियन जो हमें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर, हमारे भाई बहन जो हमारा साथ देते हैं। इसी तरीके से बैग एंड बैगेज एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, घर बार,
सारा सामान जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड बैग एंड बैगेज। ठीक है, कि वो अपना सारा सामान लेकर के दिल्ली छोड़कर चला गया। ही लेफ्ट दिल्ली विद ऑल हिज बैग एंड बैगेज, अपना सारा सामान लेकर के दिल्ली छोड़ करके चला गया। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं दोस्तों, ये जब भी सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे, अब आप देखिए ये भी दोनों शब्द दो हैं आपके एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके साथ में क्या इस्तेमाल होगा? इनके साथ में दोस्तों सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगी। ब्रेड एंड बटर इज हिज चीफ फूड या फेवरेट फूड, इज हिज फेवरेट फूड। पेयर वाले वर्ड्स दोस्तों जब भी सेंटेंस में एज सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं तो वो किसी एक सिंगुलर चीज को डिनोट करते हैं, और इसी वजह से इनके साथ में वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि ब्रेड एंड बटर आर हिज फेवरेट फूड, आर का अगर आपने इस्तेमाल किया दोस्तों तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। समझे? आपको हमेशा क्या इस्तेमाल करना है? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। प्लूरल वर्ब अगर आपने इस्तेमाल की तो दोस्तों क्या हो जाएगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब इसी में एक चीज समझिएगा दोस्तों कि अगर दो आपके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर हैं और एंड से जुड़ी हुई हैं, तब क्या होता है कि वो किसी अगर क्लास या कम्युनिटी को डिनोट कर रही हैं, किसी बड़ी क्लास या कम्युनिटी को, वो मतलब आप ये सोच सकते हैं कि वो अगर कॉमन नाउन की तरह काम कर रही हैं तो फिर वहां पर प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होगा। मैं यहीं पर एग्जांपल लिखता हूं, जैसे टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन। ये कहावत आपने सुनी होगी, एक्चुअली प्रोवर्ब है दोस्तों, और अक्सर आपने जो वोकेबलरी जिन्होंने बच्चों ने अपनी तैयार की होगी वो ये प्रोवर्ब को पहचानते होंगे कि समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते। टाइम एंड टाइड। अब दोस्तों देखिए यहां पर क्या ऐसी चीज है सर, इन दोनों सेंटेंस में एक जैसे तो दिख रहे हैं सर, एंड से जुड़ी हुई नाउन्स हैं, यहां पर तो आप सिंगुलर वर्ब लगा रहे थे, यहां पर आप प्लूरल वर्ब लगा रहे हो सर, ऐसा क्यों कर रहे हो? समझिएगा फर्क को। यहां पर जो पेयर वर्ड है वो एक चीज की तरफ, एक सिंगल चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि ब्रेड एंड बटर का जो नाश्ता होता है, ठीक है, या खाना, एक खाना जिसके अंदर ब्रेड है और बटर है, ये उसका फेवरेट फूड है। यहां पर क्या चीज का इशारा हो रहा है? टाइम एक अलग चीज है, ये एक अलग कम्युनिटी, एक क्लास को डिनोट कर रही है। टाइड ज्वार भाटा ये एक अलग चीज है, और ये दोनों ही चीजें कभी किसी का इंतजार नहीं करती हैं। बोल करके देखिए, आपको स्वयं पता चलेगा कि भैया ये तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, और जब अलग अलग चीजें हैं तो प्लूरल हो गई, और अब भैया प्लूरल हो गए तो फिर वर्ब कैसी लेनी पड़ेगी? सर प्लूरल लेनी पड़ेगी, ये तो जाहिर सी बात है। समझिए कि चीज किसकी तरफ इशारा कर रही है, देखने से धोखा मत खाइए, चीज की गहराई में जाइए, समझिए कि ये इशारा किसकी तरफ हो रहा है। ब्रेड एंड बटर का जो भोजन है वो उसका फेवरेट फूड है। टाइम एंड टाइड कि ये और ये चीज दोनों अलग अलग तरफ इशारा कर रहे हैं, और इसी वजह से वो प्लूरल है और उनके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। तो आपको ये चेक करना है कि क्या वो एक तरफ इशारा कर रहे हैं या अलग अलग चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसी तरीके से जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, भाई गोल्ड अलग तरह की चीज होती है, सिल्वर के आइटम्स अलग होते हैं, तो गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स, कीमती सामान होते हैं, प्लूरल। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स। तो ये चीज आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पेयर वाले वर्ड्स में ही एक एक्सेप्शन मिले, जैसे कि अगर पेयर वाले वर्ड्स के पहले, मतलब पेयर वाले वर्ड्स जो हैं अगर आप ले लें वो वाले जो फैमिली रिलेशंस एक्सप्रेस करते हैं, जैसे फैमिली रिलेशन में भाई माता पिता, मदर एंड फादर, ब्रदर एंड सिस्टर, अंकल एंड आंट, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, फैमिली रिलेशन अगर एक्सप्रेस किए जा रहे हैं पेयर वर्ड से, और उनको आपने एंड से जोड़ा है, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया है, और उनके पहले क्या इस्तेमाल हो रहे हैं? पजेसिव एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हो रहे हैं। पजेसिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से वाले होते हैं? माई, अवर, देयर, हिज, हर, योर।
तो इस तरह के जो पजेसिव एडजेक्टिव जो पजेशन दिखाते हैं, जो मालिकाना हक दिखाते हैं, माई फादर एंड मदर, मेरे माता पिता, माई ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे भाई बहन, योर फादर एंड मदर, तुम्हारे माता पिता, योर ब्रदर एंड सिस्टर, तुम्हारे भाई बहन, तो पोजेशन दिखा रहे हैं ना ये। तो इस तरीके से अगर पेयर वाले वर्ड्स क्या हैं, रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुए हैं, और उनके पहले क्या लगा हुआ है, पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो दोस्तों फिर ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे प्लूरल की कैटेगरी में। जैसे माई फादर एंड मदर आर प्राउड ऑफ मी, मेरे माता पिता, माई फादर एंड मदर आर प्राउड ऑफ मी, कि वो मेरे ऊपर गौरवान्वित महसूस करते हैं या मेरे ऊपर उनको बड़ा गर्व है, प्राउड ऑफ मी। माई फादर एंड मदर आर प्राउड ऑफ मी। माई ब्रदर एंड सिस्टर ऑलवेज सपोर्ट मी, ऑलवेज सपोर्ट्स मी नहीं, सपोर्ट मी। क्यों, कंडीशन क्या लग रही है, पेयर वाले वर्ड्स हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुए हैं, और उनके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लग गया है। सिंपल वाले पेयर वाले वर्ड्स होते तो उनके साथ में क्या होता, ब्रेड एंड बटर इज हिज चीफ फूड, राइट। लेकिन अगर पेयर वाले वर्ड्स एंड से जुड़े हुए हैं, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुए हैं, और उनके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लग गया है, तो फिर तो भैया वो प्लूरल वाली वर्ब लेंगे। क्यों, क्योंकि ये अब दो लोगों की तरफ इशारा कर रहा है, मेरी माँ और मेरे पिताजी, दो लोग हो गए ना, दो लोगों की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसलिए प्लूरल का इस्तेमाल होगा, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे आप, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट हमारे हो गए 8, 9, 10। अभी पॉइंट नंबर हमारा, क्योंकि हमने 8 तो ये पेयर वाला वर्ड्स डिस्कस कर लिया था, चलिए पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। सिंगुलर नाउन्स अगर आपके पास दो हैं और एंड से जुड़ी हुई हैं, और पहली सिंगुलर नाउन के पहले दोस्तों आप किसी आर्टिकल की बात हो गई, तो दोस्तों जिन बच्चों ने आर्टिकल के बारे में क्लासेस मिस कर दिए वो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे आर्टिकल की क्लास समझ लीजिएगा। अगर आपके पास दो सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़ी हुई हैं, राइट, और पहली वाली सिंगुलर का नाउन के पहले आपने क्या लगा लिया, कोई आर्टिकल का इस्तेमाल कर लिया है, तो इसका मतलब यह है कि वो दोनों ही नाउन किसी एक सेम पर्सन की तरफ इशारा कर रही हैं। और अगर सेम सिंगल पर्सन की तरफ इशारा हो रहा है तो दोस्तों वर्ब कैसी इस्तेमाल होगी, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगी। सर देखिए ध्यान से, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। अब देखिए, प्रिंसिपल एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सेक्रेटरी एक सिंगुलर नाउन है। इनके पहले आपने क्या कर लिया, आपने आर्टिकल का इस्तेमाल कर लिया, दोनों एंड से जुड़ी हुई हैं, आपने आर्टिकल का इस्तेमाल कर लिया पहली वाली के पहले, ठीक है, पहली नाउन के आगे आपने आर्टिकल का इस्तेमाल कर लिया। अगर ऐसा सिचुएशन बन जाती है तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों ही शब्द किसी एक सिंगल पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं। सपोज ये वो आदमी है, यही प्रिंसिपल भी है और यही उस जगह सेक्रेटरी का भी काम कर रहा है, ये दोनों एक ही आदमी है। और अगर एक ही आदमी की बात हो रही है, इज एब्सेंट टुडे, वो आज नहीं आया, वो एक ही आदमी है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज एब्सेंट टुडे, वो आज नहीं आया। इसी तरीके से अगर हम ये कह दें, द ग्रेट पोएट एंड स्कॉलर, कि वो महान पोएट, स्कॉलर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो ये ले लीजिए ड्रामेटिस्ट, कवि और नाटककार, ऐसा व्यक्ति जो नाटक लिखता था, वो महान कवि और नाटककार हैज डाइड। अब देखिए दोस्तों, एक नाउन दूसरी नाउन, और इन दोनों को आपने एंड से जोड़ा, उसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल कर लिया, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें एक आदमी की तरफ इशारा कर रही हैं। यही वो आदमी है जो पोएट भी है, महान कवि भी है और महान नाटककार भी है, ठीक है। दोनों ये एक ही व्यक्ति के बारे में बात करी है और कहा जा रहा है कि भैया वो आदमी जो है स्वर्गवास हो गया, तो आप वर्ब कैसी लेंगे, सर सिंगुलर लेंगे, क्योंकि एक ही आदमी की बात करी जा रही है, राइट। समझ में आया। इंपॉर्टेंट क्या है
कि आर्टिकल केवल पहले वाली नाउन के पहले लगा है, पहले वाली नाउन इज प्रिसीडेड बाय एन आर्टिकल, देन इट रेफर्स द बोथ nouns refer to a single person and that single person will take a singular verb. verb कैसी आएगी दोस्तों? singular आएगी, राइट? आइए आगे बढ़ते हैं। इसी एग्जाम्पल से दूसरा नियम समझते हैं कि अगर दो सिंगुलर नाउन आपके पास हैं और दोनों को आपने एंड की मदद से जोड़ा है, सेंटेंस में एज सब्जेक्ट यूज किया है और दोनों के पहले क्या कर लिया? दोनों के पहले आपने आर्टिकल लगा लिया, दी प्रिंसिपल एंड दी सेक्रेटरी। अब देखिए दोस्तों, सीन चेंज हो गया है। दो सिंगुलर नाउन है और दोनों के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल हो गया है। तो अब क्या होगा? अब सर ये अलग अलग लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि भैया ये तो प्रिंसिपल साहब हैं और ये सेक्रेटरी साहब हैं, और तब उनके साथ में, क्योंकि अब भैया दो लोगों की बात हो रही है, तो इसीलिए आर एबसेंट टुडे, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी आर एबसेंट टुडे। वो दोनों ही लोग नहीं आए। बस इस एक दी के जुड़ने से दोस्तों सेंटेंस बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब एक आदमी की बात नहीं हो रही है, अब दो लोगों की बात हो रही है, डिफरेंट लोगों की बात हो रही है, ठीक है? दी प्रिंसिपल एंड दी सेक्रेटरी आर एबसेंट टुडे। इसी तरीके से अगर इस वाले सेंटेंस की बात करें, द ग्रेट पोएट एंड दी ड्रामेटिस्ट, एक तो महान कवि था और एक दूसरा आदमी था, वो कौन था? नाटककार था। हैव डाइड, तब क्या लगेगा? हैव डाइड, वो मर चुके हैं, दोनों ही लोग मर गए। द ग्रेट पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट, महान कवि भी मर गया और जो नाटककार था वो भी मर गया, दोनों अलग अलग लोग थे और दोनों की मौत हो गई है। दुख की बात, ठीक है? तो इस तरीके से दोस्तों आपको पहचानना है कि आर्टिकल कौन कौन सी सिंगुलर नाउन के पहले लगा हुआ है। दो सिंगुलर नाउन एंड की मदद से जुड़े हुए हैं, केवल पहली वाली सिंगुलर नाउन के पहले आपने आर्टिकल लगाया है तो एक पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर वर्ब लगेगी। दो सिंगुलर नाउन्स एंड की मदद से जुड़े हुए हैं और दोनों नाउन्स के पहले आपने आर्टिकल का इस्तेमाल कर लिया, सर अलग अलग न्यारे न्यारे हो गए, दोनों अलग अलग व्यक्तियों की तरफ इशारा कर रहे हैं, वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी, राइट? आइए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9 10 11 सॉरी 9 के बाद 10th, 10वां पॉइंट। सिंगुलर नाउन्स की बात कर रहे थे दोस्तों, अब समझिएगा। अगर आपने एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया, ठीक है, अभी तक तो दोस्तों हमने नाउन्स ली, जैसे सेक्रेटरी लिया, प्रिंसिपल लिया, ड्रामेटिस्ट लिया, पोएट लिया, ठीक है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव्स की कि सर एडजेक्टिव्स अगर इस तरीके से इस्तेमाल हो, नाउन एक ही है, उसके लिए हम एडजेक्टिव्स दो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंटेंस में दोस्तों अगर आप दो एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड की मदद से वो जुड़े हुए हैं और किसी कॉमन नाउन के पहले लगे हुए हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, जैसे सिंगुलर कॉमन नाउन पोएट, मैन, वोमेन, सिंगुलर होनी चाहिए, सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, इंपॉर्टेंट बात। इसी तरीके से चाइल्ड, इसी तरीके से कैट, इसी तरीके से डॉग, कॉमन नाउन है, सब अपनी अपनी बिरादरी को दर्शा रहे हैं। और आपने पोएट्स नहीं कहा, आपने MEN मैन नहीं कहा, आपने WOMEN वीमेन नहीं कहा, आपने चिल्ड्रन नहीं कहा, आपने डॉग्स नहीं कहा, आपने कैट्स नहीं कहा, आपने क्या कहा? सिंगुलर, पोएट, मैन, वोमेन, चाइल्ड, कैट, डॉग, सारे सिंगुलर लिए। और इन सारे सिंगुलर कॉमन नाउन्स के पहले आप अगर दो एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं और वो दोनों एडजेक्टिव्स एंड की मदद से जुड़े हुए हैं और एक एडजेक्टिव के पहले आपने अगर आर्टिकल का इस्तेमाल किया है, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर्स की बात चल रही है तो आप ए या एन का इस्तेमाल करेंगे यहां पर आर्टिकल के रूप में, राइट। आपने केवल पहले वाले एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल का इस्तेमाल किया तो देन इससे क्या पता चलेगा कि एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु या एक ही भावना की तरफ इशारा हो रहा है और वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। जैसे ध्यान दीजिएगा, ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट इज रोमिंग हियर, कि यहां पर एक काली, सफेद और काली बिल्ली, एक बिल्ली जो कैसी है? सफेद भी है और काली भी है, ब्लैक एंड व्हाइट है, उसके दोनों रंग है, देखा होगा आप लोगों ने। तो
वो एक ही बिल्ली की बात हो रही है। कैट आपकी सिंगुलर कॉमन नाउन हो गई, उसके पहले आपने दो एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया, काली और सफेद। ये एडजेक्टिव्स हैं, विशेषता बता रहे हैं उस बिल्ली की। तो सिंगुलर कॉमन नाउन, उसके पहले दो एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव एंड की मदद से जुड़े हुए हैं। और क्या हो रहा है, पहले वाले एडजेक्टिव के आगे आपने क्या यूज कर लिया, आर्टिकल यूज कर लिया। ठीक है, तो इससे अब क्या पता चलेगा कि एक ही बिल्ली की बात हो रही है। और उस बिल्ली के लिए फिर आप वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर, इज रोमिंग हियर, इज डेड, या हैज जंप्ड फ्रॉम द टेबल, कुछ भी लगाइए, बट वर्ब जो है भैया सिंगुलर इस्तेमाल करनी है। ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट, ए ब्लैक एंड या कह सकते हो ए ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट मैन हैज अप्लाइड फॉर द जॉब, कि एक ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति ने जॉब के लिए अप्लाई किया है। राइट, अब इसका जस्ट अपोजिट क्या हो सकता है, पॉइंट नंबर 11, कि अगर सिंगुलर कॉमन नाउन आपने इस्तेमाल करी और साथ में क्या हो गया, और उसके पहले आपने दो एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल तो किया, और क्या कर लिया सर, आर्टिकल दोनों ही किसके आगे लगा दिया, दोनों ही एडजेक्टिव्स के आगे आपने आर्टिकल लगा लिया, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट। अब वही बात जो अभी जस्ट पहले हमने नाउन्स के साथ में डिस्कस करी थी ना, वही एडजेक्टिव्स के साथ में भी लागू हो जाएगी, कि जैसे ही दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल्स आ गए, इसके लिए भी अलग आर्टिकल आ गया, इसके लिए भी अलग आर्टिकल आ गया, तो अब बात हो गई है भैया बिल्कुल सेपरेट, दो अलग अलग चीजों की बात करी जा रही है। एक तो काली बिल्ली है और एक सफेद बिल्ली है, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कैट। हाँ, कैट्स नहीं होगा, कॉमन नाउन सिंगुलर ही रहेगी, कॉमन नाउन आपकी दोस्तों सिंगुलर ही रहेगी। बस अब एक तो ब्लैक कैट की बात हो रही है, एक व्हाइट कैट की बात हो रही है। अब क्योंकि दो कैट्स हैं तो इसीलिए आर रोमिंग हियर, हैव जंप्ड फ्रॉम द टेबल, आर डेड या हैव डाइड, जो भी कहना चाहो, बट वर्ब दोस्तों अब प्लूरल लगेगी। क्यों, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग एडजेक्टिव्स आ गए हैं, ध्यान दीजिएगा। एक काली बिल्ली है, एक सफेद बिल्ली है, मिक्स वाली नहीं है कि जी उसको आधी, जैसा हम पहले सेंटेंस में बात कर रहे थे, ए ब्लैक एंड व्हाइट। ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट मतलब कि एक बिल्ली जिसके ऊपर काला रंग भी है सफेद रंग भी है, वो एक बिल्ली की बात हो रही है। लेकिन अगर हम इस तरीके से कहते हैं ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कैट, इसका मतलब एक बिल्ली पूरी काली है, एक बिल्ली पूरी सफेद है, दो बिल्लियों की बात हो रही है। अब दो की बात हो रही है तो भैया प्लूरल बात हो गई, फिर तो आपको आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आर रोमिंग हियर। राइट, एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलेक्चुअल मैन, MAN, हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। एक तो ईमानदार आदमी ने जो अप्लाई किया है, और एक बुद्धिमान आदमी ने, दोनों आदमी अलग अलग हैं। एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलेक्चुअल मैन या इंटेलिजेंट मैन हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। अगर हम केवल एक आर्टिकल का इस्तेमाल करते, एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट मैन हैज अप्लाइड, आर्टिकल एक है तो एक आदमी की बात हो रही है, आर्टिकल दो आ गए, अलग अलग आ गए, तो इसका मतलब अलग अलग लोगों की बात हो रही है, तो अब आपको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइट, तो दोस्तों यहां पर आज की क्लास को विराम देते हैं, समय भी काफी हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में बाकी जो हमारे फर्दर नियम है, नियम अभी काफी सारे हैं, तो ये जो हमारा सिंटेक्स का जो चैप्टर है ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। क्लास ओवर करने से पहले दोस्तों आज का जो जीएस का क्वेश्चन है इसको आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आज दोस्तों ये था कि फॉर्च्यून 500 ने रिसेंटली जो अपनी लिस्ट जारी करी है बेस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज की, उसमें भारत की किस कंपनी को सबसे बढ़िया स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी टाटा मोटर्स, ऑप्शन सी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL। तो दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को दोस्तों सबसे बढ़िया स्थान प्राप्त हुआ है इस लिस्ट में 94th। ठीक है, 500 कंपनियों की जो फॉर्च्यून ने लिस्ट बनाई थी उसमें 94th रैंक हासिल हुआ है LIC को, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। तो सर ये पहले तो कभी सुना नहीं कि फॉर्च्यून की लिस्ट में कभी यह कंपनी आती थी। यस, क्यों नहीं सुना था दोस्तों, क्योंकि इस कंपनी का अभी लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ने क्या किया था, निजीकरण स्टार्ट करवाया था कि इसके IPOs
रिलीज किए थे। आप में से कई सारे लोगों ने सुना भी होगा कि LIC के अभी आई थिंक मई में IPOs निकले थे, तो उसके बाद में ये कंपनी पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों कैटेगरी में आ गई थी, राइट। तो अब ये कंपनी एलिजिबल थी कि फॉर्च्यून 500 की जो लिस्ट में है उसमें इस कंपनी को भी इंक्लूड किया जा सकता है। और इसका जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए ये भारत की सबसे बेस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी की कैटेगरी में आई है। 94th इसका रैंक है। अगर LIC के बाद बात की जाए दोस्तों, तो LIC के बाद में जो नेक्स्ट इंडियन कंपनी बढ़िया जिसका परफॉर्मेंस रहा है, तो वो दोस्तों है ऑप्शन ए, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। वो हालांकि 100+ उसकी कहीं पर रैंकिंग है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए टाटा मोटर्स भी उस टॉप 500 में इंक्लूड हुई है, IOCL भी है, लेकिन सबसे बढ़िया जो रैंकिंग आई है वो 94th आई है LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। अब बात करें टोटल 500 की, तो उसमें दोस्तों टॉप पर कौन सी कंपनी है? US की वॉलमार्ट इंक। वॉलमार्ट इंक एक रिटेल जायंट है, रिटेल कंपनी है, जिस तरीके से इनके आउटलेट्स होते हैं और घरेलू सारा सामान ये लोग प्रोवाइड करते हैं। वॉलमार्ट कंपनी है नंबर 1 रैंक पर, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 रैंक किसका आया है? नंबर 2 रैंक है दोस्तों अमेजन का। अमेजन आपको पता होना चाहिए कि अमेजन जो कंपनी है इसका नंबर 2 रैंक है, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपको एटलीस्ट टॉप 10 तो आपको पता होने चाहिए। और इंडिया की कौन सी कंपनी टॉप आई है, फर्स्ट रैंक आया है, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्च्यून 500 की जो लिस्ट है दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट होती है। और अब क्योंकि जैसे ये दोस्तों अभी जुलाई और अगस्त में ये लिस्ट रिलीज हुई है, तो आप ये मान करके चलिए कि 2022 में बाकी अब जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होंगे तो उनके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फॉर्च्यून 500। या तो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी पूछ ली जाएगी या इंडियन कंपनीज में से नंबर 1 कौन रही है वो पूछ लिया जाएगा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड में नंबर 1 कौन सी रही है, वॉलमार्ट इंक रही है, कौन से देश की कंपनी है, US की कंपनी है, कौन से सेक्टर से रिलेटेड है कि भैया इनके होटल्स हैं या ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचते हैं या ये डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वॉलमार्ट इंक क्या करता है। वॉलमार्ट इंक एक रिटेल जायंट है, ठीक है। इंडियन कंपनीज की बात करें तो नंबर 1 कौन सी रही है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रही है। सर कौन से देश की है? सर ये तो जाहिर सी बात है इंडिया की ही है। और कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर के अंदर भी इंश्योरेंस से, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को देते हैं विराम। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर दोस्तों जानकारी इंटरेस्टिंग लगी हो तो हमारे प्रयास को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इंग्लिश ग्रामर और GS की सटीक और निःशुल्क जानकारी उपलब्ध करवाने में हमारी मदद कीजिए। इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।